उस वक्त असर की अजान हो रही थी। मस्जिद में नमाजी आना शुरू हो गए थे। हम मस्जिद के सामने रुके तो मुझे बेख्तियार नाना जी याद आए। वो अक्सर कहा करते थे कि कामी पुत्र, नमाजें तो सारी ही फर्ज हैं, मगर फजर और असर की नमाज कभी कज़ा मत करना। मैंने झटके से दरवाजा खोला और बेख्तियार मस्जिद की तरफ बढ़ गया। मुझे याद नहीं था कि आखिरी बार मैंने नमाज कब पढ़ी थी। मैं इस काबिल ही कब था कि अपना गुनाहगार वजूद लेकर उस कादिर मुतलक की बारगाह में हाजिरी देता। मैं तो सर से पांव तक गोया गलाजत में लिथड़ा हुआ था, मगर उस लम्हे न जाने मुझे कौन सी गैबी ताकत मस्जिद की तरफ धकेल रही थी। मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नमाज खत्म करके दुआ मांगते हुए मुझ पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि सिसकियों की आवाज मेरे साथ बैठे हुए नमाजियों ने भी सुनी। दुआ मांगकर फारिग हुआ तो मेरी दाईं तरफ वाले साहब रश्क-आमेज नजरों से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने ज़ेरे लब सुबहान अल्लाह कहा और आहिस्ता से बोले, खुशकिस्मत हो बेटे कि इस उम्र में इतने खुज़ू खुशू से नमाज पढ़ते हो। असली सवाब तो जवानी ही की इबादत का होता है। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। उनके अल्फाज गोया तीरों की तरह मेरे दिल में तराजू हो गए। वो अगर जान लेते कि मैंने अब तक न जाने कितने इंसानों को मौत के घाट उतारा है और मैं पुलिस को दहशतगर्दी, इग़वा, कत्ल और डकैतियों के इल्जामात में मतलूब हूँ, तो शायद सदमे से उनका हार्ट फेल हो जाता। मैंने उनकी बात का जवाब दिए बगैर जेब से रुमाल निकालकर आंसू खुश किए और बोझल कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में इरफान के साथ तैमूर भी मौजूद था। उसका चेहरा लटका हुआ था और वो बहुत पजमुर्दा दिखाई दे रहा था। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोल उठा, सब कुछ तबाह हो गया कामरान। इलाके के मकीनों ने पहले फायरिंग की शदीद आवाजें सुनी, फिर कुछ देर के बाद पै दर पै कान फाड़ देने वाले कई धमाके हुए और हमारे बंगले के कई हिस्से मुनहदिम हो गए। मैंने कहा, और वहां मौजूद अफराद क्या वो भी? मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तैमूर ने कहा, कुछ लोग मारे भी गए हैं। तफसीलात तो अब कल के अखबारात से ही मिलेंगी। मैंने कहा, और वहां मौजूद कैदी, उनका क्या हुआ? तैमूर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता, मुमकिन है धमाकों से वो कैदी भी हलाक हो गए हों। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ है तैमूर, तो फिर मूसा खान पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया की जमीन हम पर तंग कर देगा। भांजी की हलाकत के बायस वो जोश इंतकाम में पागल हो जाएगा। तुम्हें तो ये मालूम होगा कि वहां हलाक होने वालों में कौन लोग शामिल हैं। तैमूर बोला, मैंने जो कुछ सुना है वही बता रहा हूँ। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, एक बात का इम्कान और भी है, मुमकिन है बंगले पर हमला मूसा खान ही के आदमियों ने किया हो। तैमूर ने कहा, मूसा खान के आदमी इतने अहमक नहीं हैं कि वो ये जानते हुए भी बंगले को धमाके से उड़ा दें कि वहां उसकी भांजी भी मौजूद है। इरफान ने कहा, यह कार्रवाई उन्होंने लड़की को वहां से निकालने के बाद की होगी। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, और हमारे आदमियों ने हाथ बांध कर उनका इस्तकबाल किया होगा कि हुजूर आपकी अमानत है, ले जाइए, हमारा भला इस मामले से क्या ताल्लुक। मैंने कहा, खैर अब यहाँ से तो निकलो। अगर ये हरकत मूसा खान की है तो अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा। जहां तक हमारे आदमियों का सवाल है तो उसके लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी तफसीलात तो हमें अखबारात से ही मिलेंगी। सवाल फिर वही था कि अब हम कहाँ जाएं। वो बंगला गोया हमारा कला था। दुश्मनों ने उसे तबाह करके शायद ये जताने की कोशिश की थी कि वो बहुत ज्यादा बाखबर और हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ग्लोरिया का नॉर्थ नाजिमाबाद वाला बंगला भी दुश्मनों की नजरों में आ चुका था। ये बंगला भी अब हमारे लिए बेकार था। मेरे कब्जे में गुलशन इकबाल का एक फ्लैट भी था, मगर वो भी दुश्मनों की नजरों से पोशीदा नहीं था। ले देकर नासिर के बाबा साईं का बंगला रह जाता था, मगर मैं इन हालात में उधर का रुख भी नहीं करना चाहता था। मेरी भड़काई हुई आग में उनका इकलौता बेटा पहले ही जान हार बैठा था। मैं उस वक्त बदतरीन जहनी दबाव का शिकार था। ग्लोरिया गोया मेरा दायां हाथ थी। उसकी गुमशुदगी ने तो मुझे जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर दिया था। मैं इंसानों के इस जंगल में बिल्कुल यकाओ तन्हा होकर रह गया था। एक तैमूर का दम गनीमत था। बस दिल को यह तसल्ली थी कि एक अकेला और 2 11 होते हैं। मैं तो अब इरफान पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं था। गाड़ी न जाने किस तरफ जा रही थी। मैं हर तरफ से बेनियाज होकर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मेरी जेब में तो उस वक्त ज्यादा कैश भी नहीं था। पैसा ऐसी चीज है जिसकी मौजूदगी से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। मैंने अचानक तैमूर से पूछा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? तैमूर ने कहा, मेरे पास तो मुश्किल से 2,500-3 हजार होंगे। मैं झुंझला कर रह गया। इतनी ही रकम मेरे पास भी थी। गोया हमारी जेबें भी खाली थीं। आदमी की जेब खाली हो तो न वो अपना दिफा करने की पोजीशन में होता है, न 2-4 हफ्ते के लिए कहीं रूपोश हो सकता है। मैं तो ग्लोरिया की वजह से ज्यादा दिन रूपोश भी नहीं रह सकता था। इस दौरान में वो लोग उसे जाने कहां पहुंचा देते या कूड़े के किसी ढेर पर उसकी लाश मिलती। मैं मुस्तरिबाना अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ने लगा। मैं अब तक बेशुमार बहरानों से गुजरा था, मगर उस वक्त खुद को जितना बेबस महसूस कर रहा था उससे पहले कभी नहीं किया था। तैमूर ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो कामरान? इससे पहले भी तो हम क्राइसिस से गुजरे हैं, अब क्या नई बात हो गई है? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, इस दफा दुश्मनों ने हमारी शहरक पर हमला किया है।
ग्लोरिया न जाने किस हाल में है, फर्डिनेंड भी गायब है, बंगले में मुकीम दूसरे लोगों का न जाने क्या हशर हुआ है, हमारे सब ठिकाने भी उनकी नजरों में हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस मुल्क की जमीन हम पर तंग हो गई है। इरफान ने कहा, आप परेशान ना हो सर, मेरे पास अभी एक महफूज ठिकाना है, पैसों का प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर लूंगा। मैंने चौंक कर कहा, वो कैसे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरी इत्तला के मुताबिक तो इससे पहले तुम मुलाजमत की तलाश में थे। इरफान ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, हाथ में हथियार हो तो तिजोरियों के मुंह खुद ब खुद खुल जाते हैं। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, बको मत, क्या तुमने मुझे तीसरे दर्जे का कोई उचक्का या उठाई गिरा समझ लिया है कि मैं गन पॉइंट पर लोगों को लूटता फिरूं? आइंदा इस किस्म की बात सोचना भी मत। इरफान जल्दी से बोला, मेरा मतलब ये नहीं था सर, ये काम तो हम करेंगे, आप तो। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, बस डकैती मैं करूं या मेरा कोई साथी, बात तो एक ही है। मैंने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, अब तक मुझ पर यह महज इल्जाम है, मगर इसके बाद ये इल्जाम नहीं रहेगा। इरफान ने आहिस्ता से कहा, सॉरी सर। उसने गाड़ी की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि इस फौरी मसले से कैसे निपटा जाए। तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, एक सूरत और हो सकती है, हम ये गाड़ी फरोख्त कर दें। ये करंट मॉडल की लैंड क्रूजर है, मार्केट में इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। मैं झुंझला गया, कहा, तुम्हारी अकल शायद वाकई घास चरने गई है। पहले ये तो मालूम करो कि गाड़ी किसके नाम पर है। ये बात तो यकीनी है कि हम तीनों में से किसी के नाम नहीं है। अगर हमने इसे ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश की तो चोरी के इल्जाम में धर लिए जाएंगे। चोर बाजार में अलबत्ता ये औने पौने बिक जाएगी, उससे हमारा मसला तो हल नहीं होगा। फिर मैंने चिढ़कर कहा, अब जरा खामोश रहो और मुझे सोचने दो। मैं एक मरतबा फिर अपने जहन पर जोर देने लगा कि इस आड़े वक्त में कौन हमारे काम आ सकता है। मैंने याद करने की कोशिश की कि मेरा कोई ऐसा दोस्त है जो इस मौके पर मुझे 40-50 हजार दे सके। कोशिश के बावजूद मुझे ऐसा कोई दोस्त याद नहीं आया जो इतनी बड़ी रकम इस बेसरो सामानी की हालत में देते। अगर किसी के पास इतनी रकम हुई भी तो वो मुझे खूबसूरती से टाल देगा। यूं भी मेरे गिनती के चंद ही दोस्त थे। एक लम्हे को मुझे कांता का ख्याल भी आया, मगर फिर मैंने खुद ही उसे मुस्तरद कर दिया। मैं वहां से हुंडी के जरिए भी रकम मंगवाता तो उसमें कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाते। फिर सबसे अहम सवाल ये था कि मैं वो हुंडी किस पते पर मंगवाऊं। फिलवक्त तो मैं खुद ही गोया यूसुफ बेकारवां की तरह पनाह की तलाश में भटक रहा था। तैमूर ने झिझकते हुए कहा, तुम नासिर के बाबा साईं से कुछ रकम क्यों नहीं लेते? मैंने कहर आलूद नजरों से उसे घूरा, फिर कहा, मेरी बात गौर से सुनो तैमूर, क्या मैंने पहले ये बात नहीं कही थी कि अब मैं उन्हें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करूंगा? वो इंतहाई बाउसूल और वफादार इंसान हैं। वो रकम तो मुझे जरूर दे देंगे, मगर उन्हें ये भनक भी मिल गई कि मैं पनाह की तलाश में दरबदर भटक रहा हूँ तो वो किसी भी कीमत पर मुझे यूं बेजारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। तैमूर खुद कलामी के अंदाज में बोला, मेरे सब ठिकाने उन लोगों की नजरों में हैं और जिंदगी में पहला मौका है कि जेब भी खाली है, वरना तैमूर कभी इतना कंगाल नहीं होता। मैंने कहा, तुमसे किसने कहा कि तैमूर कंगाल था? तैमूर तो लंगड़ा था, उसके बावजूद वो दुनिया को फतह करने के ख्वाब देख रहा था। इरफान ने झिझकते हुए कहा, एक बात कहूं सर, अगर आप बुरा ना माने। मैंने हंसकर कहा, तुम खुलकर बोलो, मैं इस वक्त बुरा मानने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं माहौल पर तारी अफसुर्दगी और जमूद तोड़ना चाहता था। उसने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाते हुए कहा, आप मेरे साथ मेरे गांव चलें, वहां फौरी तौर पर आप हर फिक्र से आजाद हो जाएंगे। मैंने हैरत से कहा, तुम्हारे गांव? तुम किसी गांव के रहने वाले हो? अपने लिबास और गुफ्तगू से तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगते हो। वो खोए खोए अंदाज में बोला, सिर्फ लगता ही नहीं हूं बल्कि मैं वहां पढ़ भी चुका हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑनर्स किया है मैंने। हालात अगर साथ देते तो एमए भी कर लेता। मेरा दिल बोझल हो गया। यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील वो नौजवान किन धंधों में पड़ गया था। वो हमारा आने वाला कल था, कौम का मैमार था, मगर उसने न जाने किन मजबूरियों के तहत किताबें फेंक कर हथियार उठा लिए थे। उसके वालिदैन ने उसे किन अरमानों से कराची भेजा होगा कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, मगर वो क्या बन गया। तैमूर ने मुझे चौंका दिया। क्या सोचने लगे कामरान? मैंने खाली और जहनी के आलम में कहा, तुम्हारा गांव कहाँ है इरफान? वो बोला, मेरा गांव इलाका गैर में है। उसके जवाब ने मुझे एक मर्तबा फिर चौंका दिया। वो मुहज्जब और स्मार्ट नौजवान किसी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखता था। उसका मौजूदा हुलिया देखकर कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो तो अपनी गुफ्तगू और चाल ढाल से कराची के किसी सनतकार या ब्यूरोक्रेट का बेटा लगता था। तैमूर ने दबे दबे जोश से कहा, कामरान, हम एक बात भूल रहे हैं। तुमने नासिर के मुलाजिम मुराद अली के पास वडेरे से छीनी हुई खती रकम रखवाई थी। तुम्हारी वो अमानत अब तक वहां महफूज होगी। उसकी बात पर मैं भी बुरी तरह उछल पड़ा। उस रकम को तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। मैंने दबे दबे जोश के साथ कहा, तुमने खूब याद दिलाया तैमूर, मैं वाकई उस रकम को भूल गया था। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? इरफान ने कहा, मेरा एक दोस्त कुरंगी में रहता है, हम इस वक्त वहां जा रहे हैं।
मैंने तवील सांस लेकर सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। मेरे जहन से गोया फिक्र का टन्नों वजनी पत्थर हट गया था और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। कुछ देर के बाद हम कुरंगी की पसमानदा बस्ती में दाखिल हो गए, जहां बेशतर इलाकों के लोग जिंदगी की बुनियादी जरूरियात से भी महरूम थे। कुछ इलाके कतरे साफ सुथरे भी थे, मगर वो भी गालिबन मकीनों ने अपनी मदद आपके उसूल पर अमल करते हुए किए होंगे, वरना दूसरे इलाके देखते हुए तो यही एहसास हो रहा था कि कॉरपोरेशन वाले महीनों उधर का रुख नहीं करते। मेन रोड अलबत्ता निस्बतन चौड़ी थी। कुछ दूर जाने के बाद इरफान ने सड़क के किनारे वाक़े एक वर्कशॉप पर गाड़ी रोक दी। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी, किसी के इंजन में काम हो रहा था, किसी की डेंटिंग पेंटिंग हो रही थी। उस ओपन एयर गैराज का ऑफिस सड़क के किनारे वाक़े 2 दुकानों में था। एक दुकान में मुख्तलिफ औजार, गाड़ियों के पुर्जे और दूसरा सामान था। दुकान के फर्श पर मैल और तेल की दबी सतह थी। उसी फर्श पर 2 लड़के बैठे हुए थे और गालिबन किसी गाड़ी का सेल्फ रिपेयर कर रहे थे। मैंने गाड़ी से उतरते ही चंद लम्हों में इर्द गिर्द का जायजा ले लिया। वहां काम करने वाले भी सर उठा कर कभी हमें और कभी हमारी चमकती दमकती गाड़ी को देख रहे थे। एक नौजवान आगे बढ़कर इरफान से बोला, जी साहब। इरफान ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, नाजिम कहाँ है? लड़का बोला, वो जरा घर तक गए हैं, अभी आ जाएंगे, आप चाहें तो उनका इंतजार कर लें। इरफान ने कहा, हाँ मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। लड़के ने हमें नाजिम के ऑफिस बिठा दिया, जहां स्टील की एक ऑफिस टेबल और स्याह रेगजीन की रिवॉल्विंग चेयर के अलावा एक सोफा सेट और फोम की चंद कुर्सियां पड़ी थी। ऑफिस हैरत अंगेज तौर पर साफ सुथरा था। रिवॉल्विंग चेयर के पीछे एक बोर्ड पर मुख्तलिफ किस्म के पाने एक तरतीब से लगे हुए थे। कमरे की दीवारों पर मुख्तलिफ गाड़ियों के पोस्टर चिस्पा थे। फौरन ही लड़का चाय ले आया और बोला, अगर गाड़ी में कोई खराबी है साहब तो आप मुझे बताएं, मैं अभी आपकी गाड़ी सेट कर दूंगा। इरफान बोला, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, तुम बस इसका तेल पानी चेक कर लो। उसने गाड़ी की चाबी लड़के की तरफ बढ़ा दी। उसी वक्त शीशे का दरवाजा खुला और लंबा तड़ंगा सा एक खुश लिबास नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो इरफान को देख कर खिल उठा, बोला, तू अभी तक जिंदा है मनूस? मैं तो समझा था कि अब तेरी मौत की खबर मिलेगी पहाड़ी। इरफान हंसकर बोला, पहाड़ी इतनी आसानी से नहीं मरते। फिर फौरन ही नाजिम हमारी तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी मौजूदगी का ख्याल नहीं रहा। असल में इरफान मैंने हंसकर कहा, इट्स ओके, मेरा नाम अयाज है और ये मेरे दोस्त खालिद हैं। मैंने नाजिम से मुसाफा करते हुए कहा, हम दोनों इरफान के दोस्त हैं। मैंने दानिस्ता उसे अपने असली नाम नहीं बताए। वो मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम नाजिम है। इरफान यूनिवर्सिटी में मेरे साथ था। मैंने चौंक कर उस खुश लिबास नौजवान को देखा। इरफान ने जल्दी से वजाहत की, बोला, ये वर्कशॉप नाजिम के वालिद का है। 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी नाजिम पर आ पड़ी। यूं इसकी तालीम अधूरी रह गई। मैंने उस साफ सुथरे और स्मार्ट नौजवान को देखा जिसने यकीनन शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी होगी, मगर अब हालात की कड़ी धूप ने उसे झुलसा दिया। यहाँ तो हर शख्स एक कहानी लिए घूम रहा है। नाजिम के चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वो अपने मौजूदा काम से मुतमईन नहीं है। नाजिम ने इरफान से पूछा, तू सुना, कैसे याद आ गई मेरी? फिर वो चौंक कर बोला, ये लड़का तुम लोगों के लिए सिर्फ चाय लाया है, छोड़ो इसे, अभी तो तुम लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, पहले किसी अच्छे से होटल में चलकर खाना खाते हैं। इरफान हंसकर बोला, खाना भी खाएंगे और तुझे मजीद जहमत भी देंगे। तू ये बता, वो 1.5 नंबर वाला क्वार्टर खाली है? नाजिम चौंक कर बोला, क्यों, क्या तुझे मकान की जरूरत है? इरफान बोला, हाँ बस यही समझ ले, मेरे दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर मेरा सुराग लगा लिया है। नाजिम एकदम संजीदा हो गया। बोला, जब तेरी जान को इतना खतरा है तो गाँव क्यों नहीं जाता? तू यूनिवर्सिटी भी छोड़ चुका है, अब कौन सी मजबूरी है? इरफान बिगड़ गया। बोला, मैं तेरी नसीहत सुनने यहाँ नहीं आया। अगर कुछ दिन के लिए कोई पनाहगाह दिलवा सकता है तो ये काम कर दे, वरना मैं चलता हूँ। नाजिम बोला, आराम से बैठ जा, ये लोग क्या सोचेंगे? उसने हमारी तरफ इशारा किया। फिर बोला, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, मैंने तो तेरे भले के लिए एक बात कही थी। बहरहाल वो मकान खाली है। अब्बू के बाद तो मैंने उधर का रुख भी नहीं किया, वो महफिलें ही उजड़ गईं। अगर तू चाहता है तो फिर वहीं चल, मगर पहले हम खाना खाएंगे। इरफान ने कहा, खाने का क्या है, पेट ही तो भरना है। इस मकसद के लिए जरूरी नहीं कि हम किसी पॉश रेस्टोरेंट का रुख करें। नाजिम बोला, तेरे दुश्मन तेरी ताक में है, अब तो मैं तुझे खुद भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाने का मशवरा नहीं दूंगा। चल उसी मकान पर चलते हैं, मैं खाना वहीं भिजवा दूंगा। इरफान बोला, भिजवाने की बजाय तो खुद ही लेकर आए तो अच्छा है, मैं शदीद खतरे में हूँ और किसी पर एतबार नहीं कर सकता। नाजिम बोला, ये भी ठीक है, चल मैं खुद ही खाना ले आऊंगा। उसी वक्त वो लड़का अंदर दाखिल हुआ जिसने हमें बिठाया था। वो इरफान से बोला, मैंने गाड़ी का तेल पानी चेक कर लिया है, कार्बोरेटर की सफाई भी कर दी है और हवा भी चेक कर ली है। नाजिम ने पूछा, गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया है ना? ये लोग बाई रोड लाहौर जा रहे हैं, ऐसा ना हो रास्ते में कहीं खड़े हो जाएं और मुझे गालियां दें। लड़के ने कहा, गाड़ी बिल्कुल नई है साहब, इसमें तो ये लोग दुनिया का सफर भी कर सकते हैं। नाजिम ने लड़के से कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ। नाजिम खासा ज़हीन था,
इरफान के लिए खतरा भांपते ही उसने फौरी तौर पर यह बहाना बना लिया कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं ताकि वर्कशॉप में काम करने वाला कोई आदमी हमारे वहां कयाम से वाकिफ न हो सके। मगर अब मसला गाड़ी का था। उस इलाके में इतनी शानदार गाड़ी देखकर हर शख्स चौंकता। मेरा इरादा था कि गाड़ी को यहीं नाजिम के वर्कशॉप में छोड़ दूं, मगर अब यह भी मुमकिन नहीं रहा था। इरफान भी शायद यही सोच रहा था। उसने नाजिम से कहा, मगर यार इस गाड़ी का क्या बनेगा? यहाँ तो ये लोग गाड़ी देखकर खामखा शुबे में पड़ जाएंगे। इन इलाकों के लोग दूसरों की कुरेद में भी ज्यादा रहते हैं। नाजिम ने कहा, तुम भी बिल्कुल चुगत हो। इस क्वार्टर के साथ भैंसों का एक बाड़ा भी था जो हमने नाजायज जगह घेर कर बनाया था। मैंने वो बाड़ा खत्म कर दिया है। वो जगह भी खाली है और वहाँ ऐसी 4 गाड़ियां बहुत आसानी से छुप सकती हैं। गाड़ी को वहाँ छुपा देना और कहीं जाने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़े तो मेरी गाड़ी इस्तेमाल करना। वो है तो पुरानी फिएट, मगर उसका इंजन बेहतरीन कंडीशन में है, कभी धोखा नहीं देगा। वो 2 कमरों का मकान था, मगर उसमें जरूरत की हर चीज नाजिम ने मुहैया कर दी थी। हत्ता कि वो कहीं से एक टीवी और फ्रिज भी उठा लाया था। लैंड क्रूजर भैंसों के बाड़े में खड़ी करने के बाद उस पर कपड़ा भी चढ़ा दिया गया। नाजिम ने अपनी खटारा फिएट 1100 हमारे हवाले कर दी। वहां के मोहल्ले वाले भी उस गाड़ी से वाकिफ थे क्योंकि वो कई साल से नाजिम के इस्तेमाल में थी। उसे भी उसने बाड़े में ही पार्क किया था। हम उस वक्त खाना खाकर बैठे थे और चाय पी रहे थे। मैंने अचानक अली मुराद से मिलने का फैसला कर लिया और चाय खत्म करके उठ खड़ा हुआ। तैमूर ने इस्तफसार तलब नजरों से मुझे देखा तो मैंने उसे बताया कि मैं इसी वक्त अली मुराद की तरफ जा रहा हूँ। तैमूर ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा, इस वक्त? अभी सिर्फ 10 बजे हैं, मगर तुम जानते हो कि अली मुराद जल्दी सोने का आदी है। फिर मुमकिन है नासिर के वालिदैन भी कराची में मौजूद हों। वो भी इस वक्त खामखा डिस्टर्ब होंगे। मैंने कहा, उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि मैं आया हूँ। रहा सवाल अली मुराद का तो मैं उसे सोते से भी जगा लूंगा। हमारा एक एक लम्हा कीमती है। ग्लोरिया की जान खतरे में है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैंने बगली होल्स्टर लगाकर जैकेट पहनते हुए कहा। तैमूर बोला, चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, मैं किसी महाज पर नहीं जा रहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। फिर मुझे उन ट्रांसमीटर्स का ख्याल आया जो फर्डिनेंड ने हमें दिए थे। वो अब भी हमारे पास मौजूद थे। मैंने तैमूर से कहा, तुम शायद उन ट्रांसमीटर्स को भूल गए हो, मैं वहां से तुम्हें कॉल करूंगा। इस तरह उनकी कारकर्दगी का भी अंदाजा हो जाएगा। तैमूर ने सर झुकाकर कहा, मेरा ट्रांसमीटर इस भाग दौड़ में कहीं गिर गया है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, इरफान के पास तो ट्रांसमीटर मौजूद होगा। इरफान शर्मिंदा होकर बोला, वो मुझे असल में ट्रांसमीटर लेने का मौका ही नहीं मिला। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम दोनों इंतहाई बेपरवाह हो। अब मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। क्या तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम कितने जबरदस्त खतरे में हैं? मुकाबला है बैनुल अक़वामी मुजरिमों से और हरकतें प्राइमरी के बच्चों वाली हैं। ये कहकर मैं पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया।